हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। जम्मू कश्मीर का रिजल्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर विजय प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 29 सीटों पर विजय प्राप्त की है और कांग्रेस ने मात्र 6 सीटों पर विजय प्राप्त की है। और चरमपंथी गुट यहाँ पर फेल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने चरमपंथियों को वोट नहीं दिया है। उसका कारण ये समझ में आता है कि कश्मीर की जनता शांति चाहती है, लेकिन अपना स्पेशल स्टेटस भी चाहती है। उसका कारण ऐसे पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 धारा और 35 धारा पुनः लागू करने का वादा किया था, चुनावी घोषणा की थी। और इस चुनावी घोषणा में कांग्रेस उसके समर्थन में थी। राहुल गांधी ने कई प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बातें कही थी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने भी कश्मीर को बाहरी लोगों के द्वारा लूटा जाना कहा था। चूँकि कश्मीर घाटी में मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं और जम्मू दक्षिणी कश्मीर में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, तो अनुमान के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीटें ज़्यादा जीती और बीजेपी ने 29 सीटें जीती, लेकिन उसने भी अपनी स्थिति मजबूत की थी। पहले उनके पास केवल 25 सीटें थी और इस बार 29 सीटें हैं। बीजेपी अपने राष्ट्रवाद के कारण जीती थी और एक अकेली वोटर के हिसाब से बहुत बड़ी पार्टी साबित हुई है। और भारत के नागरिक अगर कश्मीर में कोई संपत्ति खरीदते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो कश्मीर के नागरिक नहीं होंगे क्या? अब इलेक्शन के पश्चात जब वो जीत गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, जो कि अब सीएम बनेंगे, उन्होंने कहा है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 370 लागू करने की उम्मीद नहीं है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो फिर इलेक्शन के पूर्व आपने ऐसी बातें क्यों कही थी? केवल इलेक्शन जीतने के लिए कही थी? लोगों की, जनता की संवेदना जीतने के लिए कही थी? उसी प्रकार हरियाणा में ऐसा लगा था कि इस बार बीजेपी सरकार आएगी नहीं। उसका कारण ये था कि कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स को बड़े भारी पैमाने पर ऐसा माहौल बना दिया था, जिसके कारण लगे कि बीजेपी अब तीसरी बार रिपीट नहीं होगी। एंटी इनकम्बेंसी जो चल रही है, उसके कारण बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आएगी। और कई वर्षों से पंजाब के किसान आंदोलन और जो भड़काया जा रहा था, उसके परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाने लगा कि बीजेपी से सब लोग नाराज़ हैं। पहलवानों को भड़काया गया, पहलवानों के आंदोलन को छेड़ा गया कि ब्रजभूषण सिंह है जो बच्चियों के साथ यौन शोषण करते हैं, तो यौन शोषण करते हैं, उनका कोई सबूत नहीं दिया गया। और पहलवान किसी प्रकार से ब्रजभूषण सिंह को यहाँ से हटाना चाहते थे और अपने हरियाणा के ही किसी आदमी को या कोई पहलवान कोई उस संगठन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जहाँ उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। और यहीं पे कांग्रेस ने उनको भड़काया। और जब ओलंपिक में कुश्ती के गेम्स हुए, पहलवान विनेश फोगाट शुरुआती 2 बड़े मैच जीत गई, तो भारत को ये आशा बंधी कि विनेश फोगाट भी कोई मेडल लेके आएगी भारत के लिए। लेकिन 2 कुश्तियाँ जीतने से विनेश पहलवान किस प्रकार उनका वज़न बढ़ गया, ये पता नहीं है। कौन सी उनको खुशी हुई, वो वज़न बढ़ गया। तो ओलंपिक के जो नियम्स होते हैं, इंटरनेशनल जो नियम होते हैं, वो बड़े कड़े होते हैं। भारत में तो चल जाता है कि भाई नियम नहीं, 1-2 मिनट हो गया, ये हो गया, वो ऊंचा नीचा हो गया। लेकिन वहाँ पर 100 ग्राम वज़न बढ़ने पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
तो इसमें नरेंद्र मोदी का क्या दोष है कि डिस्क्वालीफाई आपको किया है और आपका वजन बढ़ा है, उसमें नरेंद्र मोदी का क्या दोष है? पीटी उषा का क्या दोष है? नीता अंबानी का क्या दोष है? आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। आप तो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये क्या नहीं कर सकते? क्या वहाँ पे भी क्या भ्रष्टाचार फैलाना था क्या? इन सभी लोगों की बात नहीं चली। विनेश फोगाट अपनी बहनों को लेके गई, अपनी भाई को लेके गई, अपने पर्सनल कोच को लेके गई, उसका सारा खर्चा भारत सरकार ने दिया। उसके बाद में भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। अगर वो हार गई तो उसको अपनी हार मान लेनी चाहिए, आगे के लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि दूसरों को दोषारोपण करना चाहिए। ये स्पष्ट है कि उसको राजनीति में आना था और वो राजनीति में आने के लिए उसने ये घोषणा कर दी कि मैं अब आगे कभी कुश्ती नहीं लड़ूंगी। जब पत्रकारों द्वारा कई अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे गए तो उसने कहा कि हाँ, मोदी साहब का फ़ोन आया लेकिन मैंने बात नहीं की। क्यों? भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, पूरी दुनिया मानती है। कि आप नहीं मानते हो क्या? मत मानो। इलेक्शन हो गया, जब पेटियां खुलनी शुरू हुई, ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हुई, तब 2-4 घंटों में कांग्रेस की जलेबियां बंटने शुरू हुई। क्योंकि एक जलेबी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें बनी थी इस इलेक्शन के प्रचार के दौरान। क्योंकि सोनीपत के गोहाना में 1-1 किलो के जलेबा बनते हैं जो देसी घी के होते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है इस गोहाना के जलेबा। तो कई टनों के ऑर्डर्स जलेबियों के मिठाई वालों को मिलने लगे और 2-3 घंटे बाद जो कांग्रेसी जलेबियों के ऑर्डर दे रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता अब जलेबी के ऑर्डर देने लग गए। क्योंकि एक अंडर करंट था। एक अंडर करंट ये था, जो बीजेपी का जो साइलेंट वोटर था उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बीजेपी किसी प्रकार का साथ नहीं, उन्होंने चुपचाप वोटिंग की और बीजेपी वापस आ गई। बीजेपी वापस आ गई तो कांग्रेस के राजकुमार और कांग्रेसियों को सदमा लग गया। जब वो जीतते हैं तब उनकी ईवीएम में कोई शिकायत नहीं होती, जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम पर भी वो ठीकरा फोड़ते हैं। इलेक्शन के दौरान भूपिंदर हुड्डा के परिवार वाले लोग ही सीएम बनना चाहते थे, शैलजा को कोई महत्व नहीं देना चाहते थे। शैलजा एसटी से आती है, एससी से आती है, तो वो भी नाराज़ थी और इससे एसटी, एससी और ओबीसी के वोट बीजेपी को पड़े। और 1947 में भारत से, पाकिस्तान से जो भारत आए थे वो शरणार्थी भी बीजेपी का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने बीजेपी को वोट किया और बीजेपी अपने बहुमत लेने में कामयाब हुई। और तीसरे टर्म पर एंटी इनकम्बेंसी भी है जो यहाँ काम नहीं किया। यहाँ पे जनता ने भरपूर वोट दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भीषण गर्मी पड़ी थी। वोटिंग उस भीषण गर्मी के दौरान ही हुए थे। इस भीषण गर्मी के कारण वोटर्स है जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे। कम से कम 5% वोटिंग कम हुई थी। अगर ये 0.5% वोटिंग भी ज़्यादा हो जाती तो बीजेपी को 100 सीटें ज़्यादा मिल जाती और ये 5% जो वोटिंग जो पिछले 2019 में हुई थी उसके बराबर भी हो जाती तो मोदी जी के 400 पार का आंकड़ा ये पार कर लेती। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाला है। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन और एनडीए अलायंस की सीधी टक्कर है। इसमें भी देखा जाएगा कि हरियाणा में जिस प्रकार बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा और वो जीती है, वो क्या उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी वो लड़ पाएगी या इंडी गठबंधन आगे बढ़ेगा। क्योंकि इंडी गठबंधन गैर राष्ट्रवादियों का है, राष्ट्रवादियों का नहीं है। और झारखंड में समस्या ये है कि वहाँ से बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी घुसपैठिए बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं। क्या उस कारण से भी बीजेपी को क्या फ़ायदा पड़ सकता है या कांग्रेस को घाटा पड़ सकता है, ये देखने की बात होगी। कांग्रेस का शासन भारत में केवल तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में ही है और बाकी कहीं नहीं है। लेकिन उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है और कांग्रेस के शहजादे
राहुल गांधी है वो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री से कम नहीं मानते हैं। वो नैरेटिव सेट करने के लिए बैठे हैं कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे, वो तो समय बताएगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये जो 2 विधानसभाओं का जो इलेक्शन होगा उसमें पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। बीजेपी को संजीवनी बूटी मिली है हरियाणा के चुनाव के बाद। अब देखते हैं उसका भी क्या होगा। जय हिंद।